गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2003 ईयर का है और उसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले ही कर चुका है, तो सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। पर उसके पहले अब से हम थोड़े क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर्स के भी ले लेंगे और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गाइस, तो ध्यान से देखिए। हम ज़्यादा नहीं लेंगे, बस एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। तो वैसे हमारा करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा होता जाएगा केवीएस की प्रिपरेशन के लिए। तो गाइस ध्यान देते हैं। रिसेंटली ऑन विच डेट अर्थ ओवरशूट डे 2020 सेलिब्रेटेड। तो ये हुआ था गाइस 22 अगस्त को। और गाइस ये जो है अर्थ ओवरशूट डे, वो कभी भी सेम डे पे नहीं मनाया जाता है और इसे सेलिब्रेट करना यानी ये अवेयरनेस करने के हिसाब से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक बुरा दिन कहें तो बहुत सही शब्द जाएगा, क्योंकि ये हमारे अर्थ के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा डे नहीं है गाइस। इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। This day is not celebrated on same day in every year. This day is decided by Global Footprint Network. तो गाइज इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो डे है हम कभी भी सेम डे पे नहीं मनाते हैं। और ये डिसाइड करने वाले कौन लोग होते हैं? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क वाले। What is Earth Overshoot Day? In this day, it is calculated illustrative calendar day on which humanity's resource consumption for the year exceeds Earth capacity to regenerate those resources that year. अब आप सबको पता है गाइस, जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत मिलियन बिलियन टाइम्स के बाद हमें मिलके बनते हैं। वो ऐसे ही जल्दी बन जाने वाले रिसोर्सेस में नहीं होते और उसे हमें संभल के यूज़ करना चाहिए। इसलिए ये अवेयरनेस जो डे है वो हमारे रिसोर्सेस के रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और अगर हम उसको एक्सीड वे में हम लोग जब जिस दिन ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिस ईयर के उस डे में, तो उस डे को हम लोग कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे, क्योंकि उस दिन हम लोग ने बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर लिया होता है। और ये हम ऐसे नहीं बता सकते, ये बस हम एस्टिमेट करते हैं। ये जो हमारे अर्थ ओवरशूट डे जो है वो एस्टिमेट किया जाता है किसके द्वारा? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। तो ये एस्टिमेट करके हमें बताते हैं कि हमारा ये इस ईयर में कौन सा डे हो सकता है। और ये आना और जल्दी आना बहुत गलत और बुरी बात है। और ये हमें अवेयर करता है कि हमें आगे फ्यूचर में अपने जो जनरेशन है आने वाली, उसके लिए हमें रिसोर्सेस बचाने चाहिए, ना कि उसको यूज़ ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और ये गाइस स्टार्ट हुआ था 2006 से, तब से हम लोग ने ये डे बनाना स्टार्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस 2003 का क्वेश्चन पेपर। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो आप सबको शायद पता ही होगा, फिर मैं बता देती हूँ कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल का पुनः अन्वेषण कर 1923 से 24 तथा 1924 से 25 के दौरान उत्खनन कार्य करवाया था। तो किसने ये उत्खनन कार्य करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने और जॉन मार्शल ने। एक वर्ष पश्चात 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के पुरातत्व महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। तो गाइस ये ध्यान देने वाली बात है कि
जो हड़प्पा का उत्खनन का बात कर रहे हैं तो वो उनका नाम आएगा राय बहादुर दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल का। और मोहनजोदड़ो में नाम आएगा रखालदास बनर्जी का। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के पुरातत्व महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम से हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें पता चला था हड़प्पा के बारे में, जो कि पता चला था 1921 में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो जो हमें सेकंड नंबर पे पता चला था वो पता चला था 1922 में, और वो पता चला था रखालदास बनर्जी के द्वारा। नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो वैसे तो कोई भी बता सकता है कि ये पता चलता है हमें सिंधु सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता में हुआ। सैंधव सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता में। नगर एक ऐसा विशाल जनसमूह होता है जिसकी जीविका प्रधानतः उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये संबंधित है सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु से संबंधित है, जो क्रमशः दयाराम साहनी तथा रखालदास बनर्जी द्वारा खोजे गए हैं। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। मोस्टली जितनी भी चीजें मिली हैं वो मोहनजोदड़ो में मिली है, फिर सेकंड नंबर में हड़प्पा में मिली है। इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी हैं वो मोहनजोदड़ो में मिली है। वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है, जो उत्तर के दक्षिण तक 180 54.86 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 108 लगभग 23 मीटर है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। यह 39 फुट यानी 11.89 मीटर लंबा, 23 फुट 7.01 मीटर चौड़ा तथा 8 फुट 2/44 मीटर गहरा है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो ये बनी है नित्यांगना की। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त 14 सेंटीमीटर लंबी एक नितिकी की कांस्य मूर्ति है। पद्मपाणि अवलोकनेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? भित्ति चित्र पर। पद्मपाणि अवलोकनेश्वर का प्रथम अंकन हमें अजंता की गुफा संख्या 1 की भित्ति पर प्राप्त होता है। इससे अतिरिक्त अजंता की गुफा संख्या 1 की भित्ति पर निम्नलिखित चित्र विद्यमान है। बोधिसत्व पद्मपाणि, काली राजकुमारी, नागराज की सभा, शिव जातक, शंखपाल जातक, महाउमंग जातक, महाजनक जातक, चंपेज जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नांद की दिशा के पहाड़ पर सांप की तपस्या, लड़ते हुए बैल, मार विजय, राजकीय शोभा यात्रा और राजसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत आदि। तो ये सब गाइस आते हैं क्वेश्चंस की इनमें से कोई भी एक नाम दे देंगे, फिर पूछेंगे ये कौन से गुफा से है, या फिर पूछेंगे ऐसे कि गुफा संख्या 1 में इनमें से कौन सा है ऑप्शन। ऐसे कुछ भी उल्टा फुल्टा करके दे देते हैं वो, और फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो ये बनाए गए थे ताड़पत्र पर। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी
एवं परवृत्त काल की पोथियों में अंकन चित्र प्राप्त हुए हैं। ये सचित्र पोथियां ताड़पत्र या राजताल पर लिखी गई है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सी हैज टर्की डिस्कवर्ड इट्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। तो गाइस, जो टर्की के पास में 3 सी है, एक ब्लैक सी है, एक मेडिटेरियन सी है और एक कैस्पियन सी है। तो इनमें से जो उसमें जो नेचुरल गैस मिला है वो मिला है ब्लैक सी में। और ब्लैक सी जो टर्की है उसके टॉप में है। और ब्लैक सी में नेचुरल रिसोर्सेस मिलने के कारण अब जो टर्की है उनको बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब वो थोड़ा अपने ऊपर भी निर्भर रह पाएंगे नेचुरल गैस के कारण। तो गाइज, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कुछ लगता हो इससे रिलेटेड कुछ दूसरे वे में आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, तो मैं आपको हेल्प करके दूंगी। या आपको कुछ दूसरे नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी मैं बता सकती हूँ। थैंक यू।